गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू STC फॉर यू। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा, संधि किसे कहते हैं तथा स्वर संधि किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम संधि के दूसरे भेद यानी कि व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमें व्यंजन संधि की परिभाषा दे रखी है। व्यंजन संधि, संधि के लिए प्रस्तुत शब्दों में प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, वहाँ पर हमेशा क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हम जान लें कि व्यंजन होते कौन से हैं। क से लेकर ग तक की जो 12 अक्षरी होती हैं, उसमें जितने भी वर्ण होते हैं वह सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो यहाँ हमें क्या बता रहा है परिभाषा में, संधि के लिए प्रस्तुत शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद करने वाले हैं, जिनसे नया शब्द बनने वाला है, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके प्रथम शब्द के अंत में हमेशा व्यंजन वर्ण हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी वर्ण हो, वहाँ पर हमेशा व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि की परिभाषा हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं। हलंत वाले अक्षर में स्वर नहीं होता। व्यंजन संधि जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ हम देखेंगे, जब भी हम कोई उदाहरण देखते हैं तो वहाँ पर हमेशा क्या हमें मिलेगा, वर्ण के अंत में हलंत लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर उत के आगे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ होता है। तो हलंत वाले जो अक्षर होते हैं उनमें स्वर नहीं होता है। यानी कि अगर यहाँ पर तय के हलंत नहीं होता, ये केवल तय होता, तो जब हम तय को बोलते हैं तो तय के अंदर ए की ध्वनि आती है। लेकिन अगर यहाँ पर हलंत लगा हुआ है तो यहाँ पर ए की ध्वनि नहीं आएगी। यानी कि जो हलंत वाले अक्षर होते हैं उनमें स्वर नहीं मिला होता है। यह व्यंजन का वास्तविक रूप होता है। यानी कि ये प्रॉपर व्यंजन होते हैं जो हलंत वाले वर्ण होते हैं। व्यंजन के योग को व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि हलंत वाले अक्षर में स्वर नहीं होता है, यह व्यंजन का वास्तविक रूप होता है। इसी व्यंजन के योग को व्यंजन संधि कहते हैं। तो हम आगे देखेंगे, व्यंजन संधि का एक उदाहरण हमें दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर उत प्लस घाटन। उत, जब हम उत शब्द बोलेंगे तो जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, त है। त क्या होता है, व्यंजन होता है। यहाँ दे रखा है प्रस्तुत शब्द में प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो। त क्या है, व्यंजन वर्ण है। दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन या स्वर कोई भी हो सकता है। घाटन, तो घ क्या है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमें दे रखा है घा। घा भी क्या है, व्यंजन है। तो उत प्लस घाटन, तो यहाँ शब्द बन जाएगा उद्घाटन। ये तो क्या हो गया, व्यंजन संधि को समझने का एक उदाहरण। लेकिन नीचे नोट में दे रखा है व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम भी हैं। यहाँ हम हलंत वाले वर्ण को देख के ये तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर व्यंजन संधि का ही प्रयोग हो रहा है। लेकिन व्यंजन संधि के प्रयोग के साथ ही यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा और उस नियम से उस शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा, ये सब जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। तो हम पहला नियम पढ़ेंगे यहाँ पर, यदि आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त और आधा प के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन क, घ, झ, झ, अड़, ढ, ध, ध, ब, भ या य, र, ल, व में से कोई हो तो इस शब्द के स्थान पर क्रमश क्या हो जाएगा, आधा ग, आधा ज, आधा ढ, आधा द, आधा ब हो जाता है। जो मैंने इतनी देर से ये शब्द पढ़ा, ये आपको समझ में नहीं आया है। अगर आप इसको इस तरह से याद करोगे तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो आपको जो प्रथम अपना नियम है उसमें याद इतना ही रखना है, आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त और आधा प। ये शब्द क्या दे रखे हैं, जो वर्ग है, यानी कि जो प्रत्येक वर्ग होता है, वर्ग किसे कहते हैं ये मैं पहले बता दूं आपको। क से लेकर ग तक में वर्ग कौन से होंगे, क, ख, ग, घ, अड़। ये जो पहली लाइन पूरी है ये पूरा एक वर्ग है। दूसरा लाइन शुरू होता है च से, च, छ, ज, झ, अण, ये दूसरा वर्ग है। ट से तीसरी लाइन होती है ट, ठ, ड, ढ, अण, ये क्या है, तीसरा वर्ग है। यानी कि जो व्यंजन में 12 खड़ी में जो प्रत्येक लाइनें होती हैं वो क्या होती है, एक एक वर्ग होती है। तो यहाँ हमको ध्यान क्या रखना है आपको, ये क्या है, क, च, ट, त, प, ये क्या है, प्रत्येक जो वर्ग है उसका प्रथम वर्ण है। ठीक है। अगर इन सब के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का, वर्ग आप समझ गए, अभी बताया मैंने, या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जितने भी प्रथम जो वर्ण दे रखे हैं इस शब्द के स्थान पे क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन हो जाएगा।
बस आपको यह नियम ध्यान रखना है। तो हम उदाहरण देख के ये समझेंगे कि इसमें अपन को करना क्या है। तो पहला उदाहरण देखते हैं, जैसे चित्त प्लस आनंद बराबर चितानंद। तो यहाँ पर क्या है, चित्त, चित्त जो प्रथम अपना शब्द है उसके अंत में आ रहा है त, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तय दे रखा है हमें, ठीक है, प्लस आनंद, दूसरा जो शब्द है उसके प्रारंभ में क्या रखा है, आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चित्त, तय है उसका वर्ग देखेंगे हम, त थ द, तो तय का जो है वर्ग है उसका तीसरा वर्ण क्या है, द है, ये रहा, यहाँ दे रखा है किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन। तो यहाँ पे क्या है, द क्या है, तय की वर्ग का तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्त प्लस आनंद, तो ची जो है वैसे कैसे आ जाएगा, तय है उसका क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण, तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो तय के स्थान पे क्या हो गया, ये रहा द, या आ की मात्रा आ गई यहाँ पर, ऐसे क्या से आगे आ गया नंद। तो यहाँ पे चित्त प्लस आनंद बराबर हो जाएगा चितानंद। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, उत प्लस घाटन। तो यहाँ पे उत, उत के अंदर क्या दे रखा है, प्रथम जो अपना शब्द है उसके अंत में त आ रखा है, प्लस घाटन जो दूसरा अपना शब्द है उसके प्रारंभ में आ रखा है घा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ऊ जो है वैसे कैसे आ जाएगा, तय के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि त थ द, द गया है तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पे आ गया ये द आ गया है, और ये घाटन, ये घाटन ऐसे कैसे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे उत प्लस घाटन बराबर हो जाएगा उद्घाटन। यहाँ पे तीसरा उदाहरण हमें दे रखा है, वाक प्लस ईश। वाक जो प्रथम अपना शब्द है उसके अंत में क्या आ रखा है, क आ रखा है, प्लस ईश। तो अब हम क्या देखेंगे, नियम के अनुसार वाह जो है ऐसे कैसे आ गया है, यहाँ पर क दे रखा है, तो क का जो तीसरा वर्ण है वो क्या है, क ख ग। ये देखिए यहाँ पर ग आ गया है, क्यों, क्योंकि अपन क जो वर्ग है उसका तीसरा वर्ण यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पे वाय से कैसे आ गया है, क की जगह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि ग आ गया है। ई की मात्रा, ये देखिए यहाँ पे ई, तो यहाँ पे ई की मात्रा लग गई है, और ये श से कैसे आ गया है, तो यहाँ पे वाक प्लस ईश, तो यहाँ हो जाएगा वागीश। चौथा उदाहरण हम देखेंगे, शट प्लस दर्शन। शट जो प्रथम अपना शब्द है उसके अंत में आ रहा है ट, प्लस दर्शन, तो यहाँ पे ट के स्थान पे क्या हो जाएगा, ड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ट का जो तीसरा वर्ण है वो ड होता है। ट जो वर्ग है उसे हम देखेंगे ट ठ ड, तीसरा वर्ण क्या हो गया हमारा तीसरा वर्ण हो गया ड। तो यहाँ पर शब्द कैसे बनेगा, श जो है वो ऐसे कैसे आ गया है, ट के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा, तो ट के स्थान पे आ गया है ड, प्लस दर्शन, तो दर्शन ऐसे कैसे आ जाएगा, तो शट प्लस दर्शन बराबर क्या हो जाएगा, शट दर्शन, ठीक है। दूसरा जो नियम है वो है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के उपरांत, यानी कि प्रथम जो वर्ण है उसके बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। यानी कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का अंतिम यानी कि पांचवा वर्ण हो जाएगा। अनुनासिक वर्ण का मतलब यहाँ पर पांचवें वर्ण से है। कैसे, हम देखते हैं उदाहरण में। जैसे उदाहरण यहाँ देखा है, उत प्लस नीति। जो हमारा पहला शब्द है उत, उसके अंत में आ रहा है तय, तो जो तय है उसका वर्ग हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त थ द ध न। यहाँ पे पांचवा वर्ण कौन सा है, न है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊ है, वो ऐसे कैसे आ गया है, तय के स्थान पे क्या हो गया है, पांचवा वर्ण यानी कि आधा न, क्योंकि यहाँ पर तय भी आधा है इसलिए न भी यहाँ पे हो गया आधा, पांचवा वर्ण है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊ ऐसे कैसे आ जाएगा, तय के स्थान पे आ गया है आधा न, और नीति ये आ गया नति, तो उत प्लस नीति, तो यहाँ हो जाएगा उन्नति। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जगत प्लस नाथ। तो जगत जो हमारा पहला शब्द है उसके अंत में आ रहा है आधा तय, तो यहाँ पे आधा तय का हम वर्ग देखेंगे, तो वर्ग हम देखते हैं त थ द ध न, तो इसका पांचवा जो वर्ण है वो क्या होता है, न होता है। तो यहाँ पे जग ऐसे कैसे आ गया, ये रहा जग, आधा तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, आधा न हो जाएगा, और नाथ जो है दूसरा शब्द वो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जगत प्लस नाथ, तो यहाँ हो जाता है हमारा शब्द जगन्नाथ। तीसरा शब्द जो है, उदाहरण हम देखेंगे वो है शट प्लस मास। तो शट जो हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, आधा ट, तो आधा ट का वर्ग हम देखते हैं तो ट ठ ड ढ अण, तो ट का जो वर्ग है उसका पांचवा वर्ण जो है वो हो जाता है अण। तो यहाँ शब्द कैसे बनेगा, श जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ट के स्थान पे हो गया न, और जो दूसरा शब्द है मास वो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ हो गया शट प्लस मास, तो यहाँ हो गया षणमास। चौथा उदाहरण हम देखेंगे, उत प्लस मुख बराबर उन्मुख।
उत जो पहला हमारा शब्द है उसका अंतिम वर्ण है त, तो त का वर्ग हम देखेंगे त थ द ध न। न यहाँ पर क्या है, पांचवा वर्ण है, तो यहाँ शब्द कैसे बनेगा, वो ऐसे कैसे आ गया है, आधा त के स्थान पे आधा न हो गया है, पांचवा वर्ण। मुख दूसरा शब्द है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो उत प्लस मुख, तो यहाँ हो जाएगा उन्मुख। तो जो दूसरा अपना नियम है वो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी वर्ग के अगर प्रथम वर्ण के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तीसरा जो नियम है वो हम देखते हैं, त या द के बाद च या छ आने पर त और द के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ठीक है, ज और झ आने पर ज हो जाता है, ट और ठ आने पर क्या हो जाता है, ढ हो जाता है, और ल आने पे हो जाएगा आधा ल। ठीक है, तो हम इसे उदाहरण से समझते हैं कैसे। उत प्लस चारण, तो यहाँ पे हमारा प्रथम जो शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है, आधा त आ रहा है। तो हम नियम पर चलते हैं, आधा त या आधा द के बाद च या छ आने पर आधा त और आधा द के स्थान पर आधा च हो जाएगा। ये क्या है, प्रथम नियम है इसका। तो हम देखते हैं उदाहरण में, उत, तो यहाँ पे उत के अंदर जो प्रथम हमारा शब्द है उसका अंतिम वर्ण है आधा त, जो कि यहाँ पर दे रखा है ये रहा, प्लस चारण, और उसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ रखा है च, ये दे रखा है च। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि त और के बाद में च और छ आता है तो उसका क्या हो जाता है, आधा च हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ शब्द कैसे बनेगा, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण, तो उ ऐसे कैसे आ जाएगा, आधा त के स्थान पे हो जाता है, ये रहा हमारा आधा च, तो यहाँ हो जाएगा आधा च, और दूसरा शब्द है चारण, वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये रहा चारण, तो उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, उत प्लस लेख, तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, यदि त और द के बाद में ल आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत जो प्रथम हमारा शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है, आधा त आ रहा है, ये देखिए ये आधा त, प्लस लेख जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में आ रहा है ल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि आधा त और ल आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आधा ल हो जाता है। तो यहाँ पर शब्द कैसे बनेगा, उत प्लस लेख, तो ये जो उ है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, आधा त के स्थान पे ये देखिए आधा ल, तो यहाँ हो जाएगा आधा ल। दूसरा शब्द है लेख, वो ऐसे कैसे आ जाएगा, लेख, तो उत प्लस लेख, तो यहाँ हो जाएगा उल्लेख। तीसरा उदाहरण हमारा है विपद प्लस जाल, यानी कि विपद जाल। यहाँ पर क्या होगा, विपद जो हमारा प्रथम शब्द है उसके अंत में आ रहा है आधा द, ये देखिए आधा द के बाद यदि च और छ आए, या फिर यहाँ पर देखिए ज और झ आने पर वहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, विपद जो हमारा प्रथम शब्द है उसके अंत में आ रहा है आधा द, ये रहा आधा द। दूसरा जो हमारा शब्द है उसके प्रारंभ में आ रहा है ज, ये रहा ज, यदि झ और झ आने पर क्या हो जाता है, आधा ज हो जाता है। तो यहाँ शब्द कैसे बनेगा, विपद जो वी ऐसे कैसे आ गया है, पै जो है वो ऐसे कैसे आ गया है, आधा द के स्थान पे क्या हो जाएगा हमेशा, ये देखिए आधा ज, तो यहाँ हो गया आधा ज। दूसरा शब्द है जाल, जो ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर जाल, तो यहाँ पर विपद प्लस जाल बराबर विपद जाल। यहाँ पर ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी है कि आधे द की जगह पे आधा ज हो जाएगा। अगला चौथा उदाहरण हम देखेंगे, उत्तर प्लस ज्वल उज्ज्वल। कैसे, यहाँ पर क्या है, उत्तर जो हमारा जो प्रथम शब्द है उसके अंत में आधा आ रहा है र, और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में आ रहा है ज, तो यहाँ पर उत्तर प्लस ज्वल बन जाएगा उज्ज्वल। तो इस सारे नियम में आपको सिर्फ तीन ही बातें ध्यान रखनी है, आधा त और द के उपरांत यदि यानी कि उसके बाद में च और छ आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा त और द की जगह पर आधा च हो जाएगा। और यदि त और द के बाद में झ और झ आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा आधा ज हो जाएगा। तीसरा नियम है, त और द के बाद में यदि ल आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा आधा ल हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा उदाहरण, यदि आधा त और आधा द के बाद ट और ठ आए तो त और ध के स्थान पे आधा ट हो जाता है। कैसे, हम देखते हैं उदाहरण से, तत् प्लस टीका, यहाँ पे तत् जो हमारा प्रथम शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है, आधा त, और उसके बाद में क्या आ रहा है, टीका, यानी कि जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में आ रहा है ट। तो नियम क्या है, आधा त और द के बाद में यदि ट और ठ आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा त हो जाएगा। तो हम देखेंगे तत् प्लस टीका, तो शब्द कैसे बनेगा, त ऐसे कैसे आ गया, आधा त के स्थान पे हो गया आधा ट,
और दूसरा शब्द है टीका, जो ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी कि तत् प्लस टीका यानी कि तटीका। यहाँ देखिए कोष्टक में दे रखा है आधा तय का क्या हो जाएगा, आधा तय हो जाता है। ठीक है, पांचवा नियम हम देखते हैं, यदि आधा तय और आधा दय के बाद डय और डय आए तो तय और दय के स्थान पर डय हो जाता है। चलते हैं उदाहरण पर, जैसे कि उत प्लस डयन। उत जो हमारा प्रथम शब्द है उसके अंत में तय आ रहा है, ये दे रखिए ऊपर आधा तय दे रखा है, आधा तय के बाद में यदि डय और डय आए तो वहाँ क्या हो जाएगा, आधा डय हो जाएगा। ये देखिए दूसरे शब्द के प्रारंभ में मेरे दे रखा है डय, तो उत प्लस डयन, तो यहाँ हो जाएगा उड्डयन, यानी कि आधा तय का क्या हो जाएगा, आधा डय बन जाएगा। ठीक, अगला नियम है हमारा छठा नियम है, यदि तय आधा तय और आधा दय के बाद लय आए तो आधा तय और आधा दय के स्थान पर आधा लय हो जाता है। कैसे, ये देखिए उदाहरण, तत् प्लस लय। यहाँ पर क्या है, पहला जो हमारा शब्द है तत्, उसके अंत में क्या आ रहा है, आधा तय आ रहा है, और दूसरा जो शब्द है हमारा उसके प्रारंभ में आ रहा है लय। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आधा तय का क्या हो जाता है, हमेशा आधा लय हो जाता है। तो तत् प्लस लय, जो तय है जो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये देखिए आ गया है तय, आधा तय है उसका क्या हो जाएगा, आधा लय हो जाएगा। दूसरा शब्द है लय, वो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो तत् प्लस लय बराबर तल्लय। सातवां नियम हम देखेंगे, तय आधा तय और आधा दय के बाद शय हो तो आधा तय और आधा दय के स्थान पर आधा चय और शय के स्थान पर छय हो जाता है। कैसे, यहाँ देखेंगे, यहाँ उदाहरण में हम देखते हैं मृत प्लस षष्टिकम। तो यहाँ पे जो प्रथम शब्द है मृत, तो इसके अंत में क्या आ रहा है, आधा तय आ रहा है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ रहा है शय। तो यहाँ नियम में देखेंगे, यदि आधा तय के बाद में शय हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आधा तय के स्थान पे आधा चय हो जाएगा। ठीक है, और शय के स्थान पे क्या हो जाएगा, छय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मैं है, ये मृ ऐसे कैसे आ गया, ये रहा, यहाँ आधा तय के स्थान पे ये देखिए आधा चय, तो ये हो गया आधा छय, आधा चय। यहाँ क्या है, शय, ये देखिए ये रहा शय, शय के स्थान पे क्या हो जाता है, छय, तो यहाँ पे शय के स्थान पे हो गया हमारा छय। आगे का जो शब्द है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, कटिकम। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, परिवर्तन सिर्फ दो ही वर्णों में हुआ है, आधा तय के स्थान पे हो गया है आधा चय, और शय के स्थान पे हो गया है छय। तो मृत प्लस षष्टिकम, यहाँ हो गया है मृच कटिकम। ठीक है, अगला उदाहरण हम देखते हैं, उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। तो यहाँ पर उत जो पहला शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है, आधा तय आ रहा है, और दूसरा जो शब्द है उसके प्रारंभ में आ रहा है शय। तो नियम वही लागू होगा, आधा तय के स्थान पे आधा चय हो जाएगा और शय के स्थान पे हो जाएगा छय। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। आखिरी नियम पे हम चलते हैं, तो यहाँ पर है आधा मैं के आगे आधा क से मैं तक कोई भी वर्ण आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार अथवा बाद में वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे, पहला हमें दे रखा है सम प्लस कल्प। तो सम जो हमारा पहला शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है, मैं, आधा में आ रहा है, तो और जो दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में आ रहा है कै। तो ऊपर नियम में क्या दे रखा है, यदि आधा मैं के आगे, आगे का मतलब दूसरे शब्द से आगे क से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आए तो वहाँ पर मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार यानी कि ये जो ऊपर बिंदी लग रही है उसी को अनुस्वार कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सम प्लस कल्प, तो ये स जो है वो ऐसे कैसे आ गया है, मैं है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे ये अनुस्वार लग जाएगा। दूसरा शब्द दे रखा है कल्प, वो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे सम प्लस कल्प, तो शब्द बन जाएगा संकल्प। दूसरा है किम प्लस चित, तो की ऐसे कैसे आ गया है, मैं के स्थान पे अनुस्वार आ जाएगा। दूसरा शब्द चित जो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो किम प्लस चित, किंचित। तीसरा उदाहरण हमें दे रखा है सम प्लस देह, तो स जो है वो ऐसे कैसे आ गया है, मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार। ये देखिए ऊपर अनुस्वार आ गया है, प्लस देह, देह शब्द ऐसे कैसे आ गए, तो सम प्लस देह बराबर संदेह। चौथा उदाहरण हमें दे रखा है सम प्लस पूर्ण। सम जो स है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, आधा मैं उसके स्थान पे हो जाएगा अनुस्वार, जो कि ऊपर बिंदी के रूप में दे रखा है, ये रहा। आगे का शब्द दूसरा है पूर्ण, वो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो सम प्लस पूर्ण यानी कि संपूर्ण। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम संधि के तीसरे भेद यानी कि विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल STC4U पर। थैंक यू।